महविश की बदतमीजी के बाद जब सब बिना खाना खाए वहां से उठ गए तो इसके जहन में सिर्फ यही ख्याल था कि सलमान मामू ने खाना नहीं खाया। हया ने बाहर खा लिया था, मगर मामू वो इनकी इतनी परवाह क्यों कर रहा था पता नहीं। मगर जो भी हुआ मामू मामू थे। सो हया के साथ मिलकर इस रात इसने सिर्फ सलमान मामू के लिए पास्ता बनाया था, और यूं इन दोनों के दरमियान सर्द महरी की दीवार भी इस तरह पिघल गई थी। मामू हैरान थे, मगर ज्यादा जाहिर नहीं किया। वो इससे खफा रहते थे, वो जानता था। मगर अब शायद हालात बदल जाएं। शायद अगले रोज हमाद की बहुत मेहनत करके इसने वो बॉक्स हया तक पहुंचा ही दिया था। इसके अंदर जवाहिर के एक लॉकर की बार को स्लिप और अंदरूनी तिजोरी की चाबी थी। लॉकर अभी खाली था, मगर वो वापस जाते ही कुछ रिकॉर्ड करके इसमें रख देगा, और इसने सब सोच रखा था। बस इसके लिए इसे हया को वापस ले जाना होगा, लाजमन। इन चंद दिनों में इसके बाकी रिश्तेदारों से भी ताल्लुकात बेहतर होते गए। महविश की छोटी बहन से लेकर सलेमान मामू तक अब कोई इससे नाराज ना था। जब वो बाद में अपनी जाब के मुताल्लिक बताएगा तो इनका क्या रद्द-ए-अमल होगा, वो नहीं सोचना चाहता था। बात की बात में देखी जाएगी, अभी तो इसे सब सेट रखना था। इस रात हया ने पजल बॉक्स इसे ही लाकर थमा दिया। पहले तो वो वाकया गड़बड़ा गया कि वो जान चुकी है और अब इसका हिसाब लेने आई थी, मगर नहीं, वो सिर्फ बॉक्स खोलने में मदद चाह रही थी। पागल लड़की, ये राजदारी से रखने वाली चीज थी। वो क्या अब हर किसी से यूं मदद मांगती फिरेगी? इसका इलाज करना जरूरी था, सो इसने फौरन ही छुरा और हथौड़ा मांगा। हया ने घबरा कर बॉक्स वापस ले लिया। चलो, इसको इसकी तोड़कर न खोलने वाली ख्वाहिश का एहतराम तो था ही। अब इसके लाकर से वीडियो निकालने के लिए ज़रूरी था कि वो वापस इस्तांबुल जाए। एक वक्त था जब वो इसे रोकना चाहता था, मगर आज वो खुद सलमान मामू के पास गया था कि वो उन्हें समझा सके। वो कमरे में अकेले थे। वो सामने कुर्सी पे बैठ गया। छोटी छोटी बातों से आगाज किया। वो खामोशी से इसे सुनते रहे। तुम और क्या करते हो रेस्टोरेंट के अलावा? उन्होंने सादा से अंदाज में पूछा तो वो ज़रा देर के लिए ठटका। वो कुछ जानते तो नहीं थे आर्मी के बारे में, वो नहीं जान सकते थे वो, मगर कहीं अब्दुर्रहमान पाशा वाले कवर के बारे में कुछ नहीं जानते थे, या शायद रोहेल ने अमेरिका वाली बात का जिक्र किया हो, मगर नहीं। वो इनकी तसल्ली करता गया पूरे एतमाद के साथ। फिर इसने हया की बात की, और जब ये कहा कि अगर वो वापस नहीं जाएगी तो कभी डीजे के दुख से नहीं संभल पाएगी, तो सलमान मामू ने इसके चेहरे को गौर से देखते हुए इजाज़त दे दी। उन्हें इसका हया के लिए फिक्रमंद होना अच्छा लगा था। सब ठीक जा रहा था। वो दोनों वापस आए तो इसका इरादा था कि कुछ दिन के लिए अपने घर रुकने का कहे। आहिस्ता आहिस्ता वो इसका लाकर ढूंढ लेगी, और इससे पहले कि वो किसी दूसरे के मुंह से कुछ सुने, वो वीडियो इसे मिल जाएगी। फिर वो मिलकर कुछ फैसला करेंगे कि आगे ज़िंदगी उन्हें कैसे गुजारनी है। सब ठीक जा रहा था। पाकिस्तान से वापसी पर इसके सर का दर्द बढ़ता ही गया था, और इसके बायस इसे बुखार हो गया था। पहले दिन तो हया चली गई। इसने कहा था कि वो कल आएगी, और अभी वो समाजी देखना चाहती थी, डीजे की वजह से यकीनन। जिस रात के लिए हया ने आने का कहा था, इस शाम से ही इसका सर दर्द नाकाबिले बर्दाश्त सूरत इख्तियार कर गया था। ऐसा लगता था अभी सर फट जाएगा। वो अपना काम खुद कर लेता था, मगर आज अरसे बाद इसने मम्मी से कहा कि वो इसे दूध गर्म करके ला दे, और साथ में नींद की गोली भी। मम्मी फौरन दोनों चीज़ें ले आई। ज़रा परेशान भी हो गई। इनको फिक्र न करने का कहकर इसने दवा ली और फिर लेट गया। हया आएगी तो वो उठ जाएगा, अभी थोड़ा सो ले। नींद में जाते हुए भी इसके अंदर मुतजाद सी जंग छिड़ी थी। वो अपना एमआरआई फिर से करवाए या इस दर्द को नज़रअंदाज करता रहे। वो किसी बुरी खबर से डरता था। इसका कैरियर, इसकी मंजिल, नकारा फौजी करार देकर रिटायरमेंट। रात का जाने कौन सा पहर था जब इसकी आंख मुसलसल बजती घंटी से खुली। इसने उठना चाहा तो बेहद वजनी सर हो रहा था। बमुश्किल वो कहनी का सहारा लेकर सीधा हुआ और फ़ोन देखा। सफ़ीर आसमान। जब इसने फ़ोन कान से लगाया तो इसकी आंखों के सामने बार बार अंधेरा छा रहा था, और जब इसने सफ़ीर की बात सुनी तो इसे जैसे जोर का चक्कर आया था। भाई, एक लड़की का फ़ोन आया है। वो अपना नाम हया बता रही है, और वो कह रही है कि इसे किसी ने अगवा कर लिया है। वो रात शायद इसकी ज़िंदगी की तवील तरीन रात थी। इंडिया में राखी तवील में गुजारी रातों से भी ज़्यादा तल्ख, ज़्यादा तकलीफ दे और ज़्यादा भयानक। इसे लगा था वो हया को खो चुका है, सिर्फ इसलिए कि वो इसकी निगरानी नहीं कर सका, वो इसकी हिफाजत नहीं कर सका। वो लोग इसे अगवा कर चुके थे, सिर्फ इसलिए कि इस रात अब्दुर्रहमान पाशा सो गया था। वो इसको ले गए।
वो क्या करे, वो किधर जाए, वो क्या करे। वह बमुश्किल बिस्तर से उठा, चेहरे पे पानी भी नहीं डाला, बस जैकेट उठाई, पिस्तौल जेब में रखा, अपना खास चाकू बांधा और फोन लिए बाहर भागा। गाड़ी तक आते आते इसको चक्कर आ रहे थे। बाहर सर्दी थी, हड्डियों को जमा देने वाली सर्दी, और अंधेरा। दुनिया जैसे खत्म होकर बर्फ का ढेर बन गई थी। वो रात बर्फ जैसी थी, सर्द और कहर आलूद, सफेद और ठंडी। कॉल स्टार्ट करते हुए इसने सफीर को कॉल बैक किया। कुछ बताया इसने वो किधर है? बासफोर्स बुर्ज कहा था। मैं कॉल बैक कर रहा हूँ मगर कॉल नहीं जा रही। इसका नंबर रोमिंग पे है और बैलेंस ख़त्म हो गया होगा। मगर मसला ये था कि बासफोर्स ब्रिज भी तो दो थे। एक फर्स्ट बासफोर्स ब्रिज जिसको नाम उर्फ में बासफोर्स ब्रिज कहा जाता था, और दूसरा सेकंड बासफोर्स ब्रिज जिसका नाम सुल्तान अहमद ब्रिज था। ये पुल सुल्तान अहमद नीली मस्जिद की पुश्त पर ही था। क्योंकि हया ने सफ़ीर को पाकिस्तानी मोबाइल से कॉल की थी, इसलिए सबसे पहले अपने ट्रेसर का स्टेटस चेक किया। वह वाकई सुल्तान अहमद ब्रिज के करीब में ही कहीं था। दूसरा ट्रेसर जवाब नहीं दे रहा था। वो समझ नहीं सका कि हया ने इसे कॉल क्यों नहीं की, इसने उस्मान शबीर से मदद क्यों मांगी, मगर इससे क्यों नहीं, ना जहान ना अब्दुर्रहमान पाशा से क्यों, इनसे क्यों नहीं। लेकिन अभी ये सांवी बातें थी। इसे जल्द अज जल्द हया को इन लोगों के शिकंजे से निकालना था। वो जानता था कि वो कौन लोग होंगे। वो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल थे जो लड़कियों को अगवा करते थे, और इस्तांबुल में इनके बहुत से ग्रोह काम कर रहे थे। तुर्की इस शय के लिए खासा बदनाम था। रूस, यूक्रेन और मालदीव लड़कियां नौकरी के लालच में इधर लाई जाती और बेच दी जाती, फिर ज़बरदस्ती इनसे वाइट सिल्वर करवाई जाती, यानी कॉल गर्ल्स बना दिया जाता, और इनसे पैसे वसूले जाते। जितना वो समझ पाया था वो किसी शिप पे थी। वो लोग इसे कहीं दूर ले जा रहे थे। सुल्तान अहमद ब्रिज पे पहुंचकर इस बात की तस्दीक भी हो गई। एक शिप सामने ही था। इसका ट्रेसर भी वहीं का इशारा दे रहा था। वो वहीं थी। जहान पुल पे खड़ा था तो वो चंद कोस दूर थी। बर्फ की तरह ठंडी रात में वह इसके पास होते हुए भी बहुत दूर था। सलमान मामू से हया का ख्याल रखने का वादा भी ना निभा सका। वो बेबसी की इंतहा थी। इसने फटते सार और तनाव का शिकार असाब के साथ सोचने की कोशिश की। अब वो क्या करे। वो अकेला आदमी इनके किसी शिप पे हमला तो नहीं कर सकता था। इसे पुलिस की मदद चाहिए थी, इसे फोर्स चाहिए थी, ऐसे लोग जो इससे कहें कि आगे पीछे ना हटे, सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। इसे सिर्फ हया को बचाना ही नहीं बल्कि मीडिया और तफ्तीशी अफसरान की नज़रों से इसको दूर भी रखना था। इस कहर आलूद यकबख्ता रात में वहीं खड़े खड़े इसने अपने तमाम कॉन्टैक्ट इस्तेमाल किए। बेहद शदीद सरदर्द और बार बार धुंधली पड़ती बसारत के साथ वह पुल के इस पार खड़ा था। इस खौफ जो हर सो इसके साथ था, कहीं वो देर ना कर दे, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। बहुत अरसे बाद इसने खुद को इतना बेबस और मुज़तरिब महसूस किया था। वो अब्दुर्रहमान पाशा था, मगर वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि अब्दुर्रहमान पाशा एक बड़े नाम के सिवा कुछ ना था। इस्तांबुल में खुफिया पुलिस की एक ब्रांच ट्रस्ट टीम कहलाती थी। ये सादा कपड़ों में सड़कों पर पेट्रोल करने वाले एहलकार थे, बहुत काबिल थे, और इनसे इनकी अच्छी शनासाई थी। एक अफसर के लिए तो इसने कई काम भी कर के दिए थे, सिर्फ इसलिए कि कल को वह इसके काम आ सके। और अब वो वक्त आन पहुंचा था जब इसे एहसान का बदला एहसान से चाहिए था। ट्रस्ट टीम का वो यूनिट जल्द ही जगह पर पहुंच गया। एक एक मिनट कीमती था। उन्होंने इलाके को घेर कर बारी बारी खामोशी से सिप पर उतरना शुरू कर दिया। चंद बंदे पकड़े और चंद को गिराया। किसी के सर पे पिस्तौल रख के लड़कियों का पूछा, और भला आखिर इनको वराहदारी मिल ही गई, जहां एक कमरे में लड़कियां बंद थी। वो इस कमरे का दरवाज़ा खोल कर दाखिल होने वालों में सबसे आगे था। अंदर एकदम रोशनी की गई। अंधेरे में बेहोश नीम जान लड़कियां बहुत बुरी हालत में थी। वो तेजी से आगे बढ़ा और हया को ढूंढना चाहा। कई लड़की के चेहरे दाएं बाएं ढलके हुए था। इसने एक एक चेहरे को मोड़ कर देखा। हया कहीं भी नहीं थी। ये कैसे हो सकता था? अफीसर अपनी कार्रवाई कर रहे थे। वो कमरे से बाहर भागा। एक अफीसर इसके पीछे आया था। वो पूछ रहा था कि इसे इसकी लड़की मिली या नहीं। वो जवाब देने की पोजीशन में नहीं था। बस इसने मोबाइल से ट्रेसर स्टेटस चेक किया। वो आसपास ही थी, मगर किधर? शिप के एक बंदे को एक अहलकार ने अपने नरगे में ले रखा था। वो इनसे इनके बड़ों का पूछ रहे थे। वो हकलाते हुए अंदर की तरफ जाती राहदारी का बताने लगा। जहान ने पूरी बात ना सुनी। वो इस तरफ भागा।
साथ ही इसने हया को कॉल मिलाई। हया का फ़ोन रोमिंग पे था और कॉल नहीं जा सकती थी क्योंकि बैलेंस ख़त्म था, मगर इसने सिस्टम हैक करके कॉल मिलाई। और ये सब तब हुआ जब वो और साथी अफसर दौड़े कदमों से राहदारी में भागते जा रहे थे, और तभी इसने एक कमरे के पीछे इसने हया की चीखें सुनी। वो रुक गया। इस आवाज़ को बहुत अच्छे से पहचानता था। ये हया ही थी। इसका दिमाग गोल गोल घूमने लगा। वो दीवाना वार चीख रही थी। इसे लगा वो इसको खो चुका है, वो नाकाम हो चुका है, वो इसे महफूज नहीं रख सका, वो अपनी बीवी की हिफाजत नहीं कर सका। वहाँ मजीद लोग भी आ गए थे। 2 ऑफिसर्स कमरे के दरवाजे के अंदर धुआं पैदा करने वाले बम छोड़ने लगे। वो हर चीज़ से बेनियाज दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से ठोकर मारने लगा। वो चीख रही थी। कमरे में यकीनन धुआं बर रहा होगा और वो चीखे जा रही थी। एक मर्दाना आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। जोरदार ठोकर के साथ दरवाज़ा खुला। वो लोग किसी सैलाब की तरह अंदर दाखिल हुए। एन इसी वक्त इस आदमी ने इसकी बीवी को आतिशदान पे फेंका था। वो इसकी ज़िंदगी का सबसे तकलीफदेह मंजर था। कमरे में बहुत सा धुआं फैला था। वो बर्फ़ की रात नहीं थी, वो आग की रात थी। और वो कुर्सी पे बंदी जख्मी दहकाए गए बाजुओं के साथ आग के करीब औंधे मुंह गिरी हुई थी। इसके लिबास का दामन जल रहा था, मगर बाकी इसका लिबास ठीक था। एक अफसर तेजी से इसके लिबास को बजाने लगा। जहान हया की तरफ नहीं गया। वो तेजी से इस पस्ता कद रूसी की जानब बढ़ा था जिसने इसकी बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाया था। इसकी हिम्मत भी कैसे हुई कि वो इसकी बीवी को हाथ भी लगाए। सर दर्द, बुखार और गुस्सा एक जुनून था जो इस पर सवार हो गया था। इसने इस रूसी को गर्दन से पकड़ा और फिर इसे धकेलते हुए इसका सर दीवार से दे मारा। रूसी ने जवाब में इसके सीने पे जोर से लात मारी। वो लम्हे भर को संभल न सका और पीछे जा गिरा। सर पे चोट लगी। पहले से मौजूद दर्द जैसे फटने के करीब आ गया, मगर अगले ही पल वो दीवाना वार आगे बढ़ा और रूसी को फिर से गर्दन से दबोचा। और इसी जुनून अमेज में अब वो इसका सर बार बार दीवार से मार रहा था। लहूलुहान हुए रूसी ने जवाबी हमला करने की कोशिश की, मगर वो नहीं कर सका। और अगर इसका दोस्त अफसर इसको ना पकड़ता तो शायद वो इसे जान से ही मार चुका होता। बमुश्किल इन लोगों ने उसको छुड़ाया। अपने होंठ से रिश्ता खून जैकेट के आस्तीन से साफ करते हुए वो खुद को अफसर की गिरफ्त से छड़ाता हुआ तेजी से हया की जानिब बढ़ा। तब तक वो बेहोश हो चुकी थी। शायद इसने धुएं से भरे कमरे में भी इसे पहचान लिया हो। गो के ये मुश्किल था, मगर ये वक्त ये बातें सोचने का नहीं था। वो अभी सिर्फ और सिर्फ इसकी खैरियत चाहता था। वो जख्मी थी, इसका खून नहीं निकल रहा था, मगर इसको जलाया गया था, दागा गया था। इसके सर पे गरम माया गिरा था। इसे जल्द अज जल्द तिबी इमदाद चाहिए थी। अगर वो अब्दुर्रहमान पाशा ना होता तो वो सिक्योरिटी ऑफिसर कभी भी बाजियाब होने वाली लड़कियों की तादाद 34 से 35 लिखने पे और इसे खामोशी से अपनी दोस्त को अपने साथ ले जाने की इजाज़त ना देता। ट्रस्ट टीम ने इसके साथ तावन किया था। अलबत्ता इसे पता था कि इस केस की मज़ीद तफ्तीश के लिए इसे बार बार बुलाया जाएगा। वो भला इसे सैकड़ों दफ़ा बुलवा लें, मगर हया को नहीं। वो इसे इन सब से दूर रखना चाहता था। वो इसके लिए यही कर सकता था। इस सब के बावजूद वो जानता था कि वो इसकी कोई एहसान नहीं कर रहा। ये सब इसकी वजह से हुआ था। इसने हाशिम को गिरफ्तार शुदगान में देखा और जैसे किसी ने इसके ऊपर दुखते कोले डाल दिए थे। हाशिम, जिसको इसने हया के ताक़ुब करने का कहा था, वो हाशिम इसकी बीवी को बेच आया था। ये सब इसका अपना कसूर था। इसने गलत आदमी पे भरोसा किया। इसने अपनी वजह से हया को इतना नुकसान उठाने पर मजबूर कर दिया। वही जिम्मेदार था इस सब का। अपने आप को मलामत करता वो हया को वहाँ से ले आया था। एक ही जगह थी, वहाँ वो इसको ले जा सकता था। जहांगीर मम्मी के पास भी नहीं। मम्मी या किसी भी रिश्तेदार को कुछ पता लगी कि वो नहीं चाहता था, चाहे वो मम्मी ही क्यों ना हो। अब बस एक ही जगह थी, बबो कदा आयशे गुल। वो इसे अस्पताल नहीं ले जाना चाहता था। अगर वो इसे अस्पताल ले जाएगा तो सुबह तक पूरे अदालार को खबर हो जाएगी। अपने किसी आदमी पे इसे भरोसा ना था कि वो हया को किसी दूसरे के साथ अस्पताल भेज दे। वो इतना हर्ट और इतना परेशान था कि आखिरी जगह जहाँ से बात बाहर निकलेगी इसे अदालार में अपना ही घर लगी थी। हया के ज़ख्म ऐसे ना थे कि इसे फौरी तिबी इमदाद की ज़रूरत पड़ती। मरहम पट्टी तो ख़ुद भी इसकी कर सकता था, मगर सारा मसला इसके बालों का था। अगर वो ख़राब हो गए तो वो सारी ज़िंदगी ख़ुद को माफ़ नहीं कर सकेगा।
अभी जल्द अज जल्द इसके बालों से वैक्स उतारना था और इस मसले में आयशा इसके लिए कुछ कर सकती थी। आयशा को इन कामों का कोई तजर्बा ना होगा, वो कोई पैरामेडिकल स्टाफ नहीं थी, वो छोटी सी लड़की थी, मगर वो एक बात जानता था, वो इस लड़की पर भरोसा कर सकता था। आगे आयशा कैसे हया के बाल ठीक कर सकती है, ये आयशा का मसला था। खौफ और अचानक पड़ी अफ्ताद इंसान का असल पोजिशनल इसके सामने लाते हैं और वो इस तरह के शदीद हालात में ऐसे काम कर जाता है जो आम जिंदगी में इसे लगता है कि इसे कभी नहीं हो पाएंगे। इस वक्त भी इसे आयशा से इसी पोटेंशन की उम्मीद थी और वो अब्दुर्रहमान के लिए कुछ ना कुछ कर लेगी। आयशा और बहारें इस रोज़ अकेली थी, आने कुछ रिश्तेदारों से मिलने बाहर गई थी। वो पिछले दरवाजे से घर में दाखिल हुआ था और इस बेहोश जख्मी लड़की को इसने बलाई मंजिल पे बने अपने पुरताइश से बेडरूम पे लटा दिया था। तब भी वो बेहोश थी, वो नहीं जानती थी कि इसे कौन इधर लाया है इस बर्फ और आग की रात में। वो तेजी से जीने फलांगता नीचे और आयशा के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। धड़ धड़ इसने दरवाज़ा पीट डाला था। क्या हुआ, कौन? आयशा सर पे स्कार्फ लेती नींद से घबरा कर उठी और बाहर निकली तो इसे सामने का मंजर देखकर हैरत से इसकी आंखें फैल गई। तुम इंडिया से कब आए? वो इसे तब याद आया कि अदालार वालों के लिए वो इंडिया ही में था। आज ही आया था। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, ऊपर आओ। जीन्स और स्वेटर, रफ हुलिया, बिखरे बाल, ऐनक गायब। ये वो अब्दुर्रहमान तो नहीं था जिसे वो जानती थी। मगर जैसे कि इसने कहा, वो दोनों बहनें उठकर इसके साथ ऊपर आईं। सारा मामला इनको समझा कर जहान ने जब इनकी मदद के लिए कहा तो आयशा तजब्जुब से बेड पर पड़ी हया को देखने लगी। तुम इसे अस्पताल ले जाओ, यहीं ठीक रहेगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, कल सुबह हम डॉक्टर घर पे बुला लेंगे, अभी मुझे सिर्फ इसके बाल बचाने हैं। तुम किसी तरह ये वैक्स उतार दो। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं ये कर सकूंगी? तुम खुद ही तो कहते हो आयशा गुल कभी कुछ नहीं कर सकती। इसने मलाल से कहते हुए बेहोश पड़ी लड़की के चेहरे को देखा। वो अक्सर ये बात कह दिया करता था ताकि आयशा सब कुछ करना सीख जाए। प्लीज़ आयशा, कुछ करो, मुझे किसी पे इतबार नहीं है, और अगर तुम कुछ ना कर सकती होती तो मैं फेवर लेने तुम्हारे पास क्यों आता? वो इसके सामने खड़ा बहुत टूटे हुए लहजे में और सोते हुए चेहरे के साथ कह रहा था। ओके, हम कोशिश करते हैं। इसके अंदाज में कुछ था कि आयशा स्वेटर की आस्तीनें पीछे चढ़ाती हुई और लड़की के सरहाने आ बैठी। बहारें अलबत्ता सोफे पर बैठी हथेलियों पे चेहरा गिराए गहरी सोच में थी। कुछ भी करो, मगर मुझे इसके बाल वापस चाहिए। वो सोफे पे बैठते हुए फिर से जैसे मिन्नत कर रहा था। इसके चेहरे पे ज़मानों का कर्ब और तकलीफ रकम थी। इसके बाल बहुत खूबसूरत हैं और मुझे वो वापस चाहिए। क्या वो तुम्हें अच्छी लगती है? बहारे ने बहुत सोच कर सवाल किया। आयशा ने तदीबी नज़रों से इसे घूरा, मगर वो जहान की तरफ मुतवज्जा थी। वो चंद लम्हे इसे देखता रहा, फिर आहिस्ता से सरस बात में हिलाया। बहुत ज़्यादा। और अगर इसके बाल ख़राब हो जाएं तो ये तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी। बस बहुत हो गया बहारे गुल। आयशा ने सख्ती से इसे टोका तो इसने मुंह बसोर कर सर झटका। वो मुझे तब भी अच्छी लगेगी। कुछ देर बाद वह मजबूत लहजे में बोला तो बहारे ने नाक सुकेड़ कर मुँह फेर लिया। इसे जैसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। आयशा अब इसके बालों को छूकर देख रही थी। वैक्स खींच कर उतारी जाए तो बालों को नुकसान देगी, लेकिन इसने जहन पर जोर डालना चाहा। लेकिन अगर हम इसको पिघला कर उतारेंगे तो ये उतर जाएगी, मगर स्कैल्प को जो नुकसान पहुंचा होगा वो। तुम स्कैल्प के जख्मों की फिक्र ना करो, सिर्फ ये वैक्स उतारो। हाँ, बाज़ दफ़ा हाथ पे भी गरम गरम गिर जाती है तो इतना नुकसान नहीं होता। जो भी ज़ख्म होता है वो भर जाएंगे, मगर इसको कैसे पिघलाएं? वो बेबसी से बोली। आखिर कौन सी चीज़ है जो वैक्स घोल सकती है? आयशा जमे हुए वैक्स को हाथ से छूकर देखती सोच में पड़ गई थी। गर्म पानी। मगर आयशा ने नफ़ी में सर हिलाया। हम इसको चेहरा बचाए बगैर गर्म पानी में नहीं डाल सकते। वैक्स इसकी मांग पे गिरी है। हमें बहुत उबलता हुआ गर्म पानी चाहिए होगा, मगर इसके चेहरे को वो जला देगा। सिर्फ बालों पर कुछ लगाना होगा। फिर वो एकदम चौंकी। शैम्पू? हाँ, शैम्पू है जो वैक्स को घोल सकता है। शैम्पू बालों पर लगी चीज़ों को घोल सकता है। मगर वो जोश से कहती कहती रुकी। जहान और बहारे मुंतजिर से इसे देख रहे थे। मगर मसला यह है कि अमूमन तमाम शैम्पूज़ में वैक्स पहले से मौजूद होती है। हमें कोई ऐसा शैम्पू इस्तेमाल करना होगा जिसके अज्जा में वैक्स शामिल ना हो। ऐसा कौन सा शैम्पू है जिसमें वैक्स मौजूद नहीं होती?
सनसिल्क। वो एकदम सर उठाकर बोला, सनसिल्क में वैक्स नहीं होती। तुम्हें कैसे पता? बहारे ने हैरानगी से इसे देखा। जब मैं जेल में था वहाँ एक मरतबा बाथरूम में सनसिल्क की बोतल किस्मत से मुझे दी गई थी। मैंने इसके सारे अज्जा तरकीबें हिफ्ज कर लिए थे। मुझे याद है इसमें वैक्स नहीं थी। तुम जेल भी रह चुके हो? आयशे को जहाँ शौक लगा वहाँ बहारे मारे एक्साइटमेंट के उठकर बैठ गई। वाकई तुम जेल में भी रह चुके हो? वे बेहद मुतासर हो चुकी थी। हाँ, बस एक दफ़ा गलती से, बस एक रात के लिए। जाओ तुम सनसिल्क लेकर आओ, मैं स्टडी में हूँ। मुझसे ये सब नहीं देखा जाएगा। दुखते सर के साथ वो ठीक से बात भी नहीं बता रहा था। सो उठकर स्टडी में जा बैठा और सिगरेट जला ली। वो आग और बर्फ़ की रात थी। ये ख्याल ही हया को नुकसान पहुंचा है। इसके सारे जिस्म को बर्फ़ की तरह ठंडा और मुर्दा कर देता था। और फिर वो आग याद आ जाती जो इस लड़की ने सही थी। सब इसका कसूर था। इस आग और बर्फ़ की रात पे में वही कसूरवार था। इसका दिल बहुत बुरी तरह से दुखा हुआ था। अंदर आयशे ने बहुत कोशिश से काम शुरू कर दिया था। सबसे पहले इसने टिश्यू रोल लिया और बहुत सा टिश्यू अच्छे से हया के सर पे इस जगह लपेटा जहाँ वैक्स गिरी थी। फिर ऊपर से इसने हेयर ड्रायर चला दिया। तेज़ गर्म हवा टिश्यू से गुजर कर इसके बालों को छूने लगी। आयशे इस तरह हया के सरहाने कारपेट पे घुटनों के बल बैठी, हेयर ड्रायर पकड़े इसके बालों के करीब आगे पीछे कर रही थी। आहिस्ता आहिस्ता टिश्यू तले जमी वैक्स पिघल कर टिश्यू में जज्ब होने लगी। जैसे ही टिश्यू का ढेर गीला हो गया, बहारे ने जल्दी से इसे हया के बालों से उतारा और टोकरी में फेंका। तब तक आयशे नया रोल खोलकर हया के बालों में लपेटने लगी थी। यूँ थोड़ी थोड़ी देर बाद वो टिश्यू बदल देती थी। बहुत सारा वैक्स यूं ही उतर गया, यहाँ तक कि अब वैक्स की आखिरी तह बालों पे जमी रह गई, जिससे बाल नज़र आ रहे थे। पतली मगर सबसे मुश्किल तह। इसके लिए इसने शैम्पू इस्तेमाल किया। तौलिए को इसकी गर्दन के गिर्द फैला कर के वो अब्दुर्रहमान का बेड था और इस पे वो एक दाग भी बर्दाश्त नहीं करता था। इसने स्प्रे से हया के बालों को गीला करके नरमी से इस पे शैम्पू का मसाज शुरू किया। अम्मी दरमियान में एक दफ़ा इसकी आंख भी खुल गई। शायद इसकी आंखों पे पानी गिरा था। इसने फ़ौरन बहारे को आहिस्ता से कहा, अब्दुर्रहमान को क्या कराओ, वो जाग गई है। आयशे के हाथ में अभी जाग से भरे हया के बालों में थे। बहारे सर हिलाकर तेज़ी से बाहर भागी। वो इसी तरह स्टडी में बैठा खिड़की से बाहर तारीक रात देखता सिगरेट फूंक रहा था। बहारे भाग कर इसके करीब आई। वो उठ गई है, बस थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। अब क्या करें? इसके पुकारे जाने पे वो चौंका। फिर चंद लम्हे खामोशी से इसका चेहरा देखता रहा, फिर फ़ौरन उठकर बाहर गया। इसका रुख एटिक के तरफ था। जब वो वापस आया तो इसके हाथ में एक स्लीप स्प्रे था। इसको इसके तकिए पे स्प्रे करके वो दोबारा फिर से सो जाएगी। इसने स्प्रे बहारे को दे दिया। वो स्प्रे पकड़े सर हिलाकर वापस अंदर भाग गई। इसकी हदायत के मुताबिक आयशे ने स्लीप स्प्रे हया के तकिए पे कर दिया। वो जो हल्की हल्की जागने लगी थी फिर से अनुदगी में चली गई। सुबह फजर से कबल थोड़े बहुत ज़िया के बाद इसके बाल वापस अपनी हालत में आ चुके थे। दूसरी तरफ वो भी वापस अपनी हालत पे आ चुका था। अलबत्ता इसने एक काम किया कि वो तस्वीर इसकी हया के पास थी, वो इसने स्टडी के कंप्यूटर से प्रिंट आउट करके स्टडी की दीवारों पे अवीज़ा पेंटिंग्स के फ्रेम में असल पेंटिंग और शीशे के दरमियान लगा दी थी, ताकि यूँ लगे कि वो तस्वीर ही फ्रेम की गई हैं। जब वो इधर रहेगी और किसी दिन वो इस कमरे में आकर ये देखेगी तो जान लेगी कि वो बुरा आदमी नहीं था। वो इसके बहुत से लम्हों में इसके साथ था और इसका ख्याल रखता था। सुबह तुम डॉक्टर को ले आना, बाकी सारे काम वो कर देगी, मगर एक बात। सुबह जब वो दोनों कमरे से निकली तो वो अपने मखसूस हुलिये में सूट में मलबूस, बाल जल से पीछे किए, ऐनक लगाए, ब्रीफकेस उठाए वापस जाने के लिए तैयार खड़ा था। क्या तुम इसको नहीं बताओगी कि मैं यहाँ आया था? बहारे, अगर तुमने मुंह से एक लफ्ज़ भी निकाला तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। ओके? मैं क्या कह रही हूँ? वो नौरूठेपन से शाने उचकाकर बोला। जब बहारे मंजर से हटी तो इसने आयशे को मुखातब किया, तुमने मुझे बहुत बड़ा फेवर दिया है। अब तुम इसके बदले में मुझसे कुछ भी मांग सकती हो, मैं इनकार नहीं करूँगा। वो संजीदगी से बोले था। आयशे गुल दिल से मुस्कुरा दी। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में दोबारा कभी अगर तुम्हें किसी बड़े फेवर की ज़रूरत पड़े तो तुम मुझसे ज़रूर मांगो। बिल्कुल, मैं दोबारा भी मांगूँगा।
वो क्या होगा मैं नहीं जानता, मगर ज़रूरत पड़ने पे मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा। एक बात और। कदरे रुक कर इसने कुछ बताना शुरू किया, जिसको सुनकर आयशे के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। वो तुम्हारी बीवी है और वो तुम्हें किसी दूसरे नाम से जानती है, फिर तुमने आने से क्यों कहा कि तुम इससे शादी करना चाहते हो? वो सच बोलने वाली लड़की एकदम शशन सी रह गई थी। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि वो किसी अमीर आदमी के लिए अपने शौहर को छोड़ सकती है या नहीं। ये इतना बड़ा मसला नहीं था। वो अब आयशे के सवालों से जान छुड़ाना चाह रहा था। अपनों को हर वक्त आजमाते नहीं हैं अब्दुर्रहमान। जो भी है, तुम भारे को ये सब मत बताना। मैं नहीं चाहता कि हया किसी और के मुंह से मेरे बारे में ये सब सुने। ऐसी सूरत में वो कभी मेरा इतबार नहीं करेगी। मैं इसे खुद सब कुछ बताना चाहता हूँ, मगर कुछ वक्त के बाद। तुम बहुत झूठ बोलते हो। आयशा ने दुख से इसे देखा और जवाबन इसके असरात फिर से सपाट हो गए। पूरी रात जिस शख्स को आयशा ने देखा था वो चला गया था और पुराना अब्दुर्रहमान वापस आ गया था, जो इस थप्पड़ की बाबत अभी तक इससे खफा था। बस एक लम्हे में ही सारी रात के लिए बिखरा बिखरा सा अब्दुर्रहमान गायब हो गया था। कोशिश करना वो कुछ दिन तुम्हारे पास ठहरे। मैं जा रहा हूँ, फ़ोन करता रहूँगा, संजीदगी से कहकर वो पलट गया। आयशा मलाल से इसे जाता देखती रही। अब इसे वही करना था जो वो कह कर गया था। चूंकि इसे वापस अंडरग्राउंड हो जाना था, इसलिए अगले ही रोज़ इसने कॉल करके आयशा को बताया कि वो वापस इंडिया जा रहा है। हस्बे मामूल वो मान गई थी। अब वो ये नहीं चाहता था कि जितने दिन हया इस घर में रहे, अमतुल्ला हबीब वापस आए। इनके होते हुए कोई ना कोई ऐसी बात हो जाएगी कि वो अब्दुर्रहमान की असलियत जान जाएगी। वो अच्छी खासी ज़हीन लड़की थी। वो इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहता था। अगर किसी दूसरे के मुंह से वो सुनेगी तो वो इसका एतबार खो देगी। इसलिए बेहतर था कि जब तक वह अपना पजल बॉक्स ना खोले तब तक वह अब्दुर्रहमान की हकीकत से बेखबर रहे। इसलिए इसने आने के कुछ ज़िम्मा कुछ ऐसे काम लगा दिए जो चंद दिन उन्हें मज़ीद मसरूफ़ रखेंगे। बस ये चंद दिन की तो रहेगी। हया आयशा के घर फिर भले आने वापस आ जाए, खैर थी। तीसरे रोज़ इसने आयशा को इंडियन नंबर से कॉल की। वह हया से बात करना चाहता था, वो इसकी आवाज़ सुनना चाहता था। इसके दिल को इस दिन से अब तक करार नसीब नहीं हुआ था, मगर वो इसकी बात सुनना नहीं चाहती थी। अगर वो इसमें खुश थी तो ठीक है। इसने कहलवा दिया कि वो अदलार नहीं आएगा, वो आराम से इधर रहे। अगर यही हया के सुकून का बाइस था तो वह ऐसा ही करेगा। मगर इन दिनों बार बार इस रात के मनाजर इसकी आंखों के सामने आते और इसे तकलीफ़ देते रहे। हया के बाजू पे दागा WHO, साथ में आखिरी सलाह के 2 हरफ ER, जो जल्द ही सलाख हटा देने के बायस ठीक से दागे न जा चुके थे और आबले से बन गए थे। वो मंजर बहुत अजियत रसा था। अगर वो 2 हरीफ ठीक से दाग दिए जाते तो वो कितना अरसा इसे अजियत देते, कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता था। हाँ ठीक है, सर्जरी से वो मिट जाते, मगर जब तक ना मिटते तब तक तो वो इसे अजियत देते। काश वो ज़रा पहले पहुंच गया होता। काश वो इसे जलने की तकलीफ़ से बचा पाता। काश। मम्मी अलबत्ता परेशान थी कि हया के कहने के बावजूद क्यों नहीं आई। इस सुबह जब वो घर पहुंचा तो मम्मी नहीं थी। उन्होंने रात को इसे जाते नहीं देखा था, सो इनको मालूम नहीं था कि वो रात कहाँ जा रहा था। दोपहर में दोनों की मुलाकात हुई तो मम्मी ने बताया कि वो हया के हॉस्टल गई थी और एक स्टूडेंट ने बताया है कि इसे अपनी मेज़बान फैमिली की तरफ रुकना था। इसके दोनों नंबर्स बंद आ रहे हैं। यही बात मम्मी को परेशान कर रही थी। इसने मम्मी से कुछ नहीं बताया। इसको राज रखने आते थे। बस इसने तसल्ली दी कि फ़ोन ख़राब होगा, वो फ़िक्र न करें। अलबत्ता आयशा को इसने फ़ोन पे ताकीद की कि वो हया से कहे वो अपने घर फ़ोन कर ले। अगले रोज़ इसने वाकई फ़ोन कर लिया। अब सरकारी तौर पर जहान सिकंदर के यहाँ इसका नंबर आ गया था, मगर वो वहाँ इसको फ़ोन करे ये मुनासिब नहीं था। इसने होटल ग्रैंड में एक बंदे से कहलवा कर हया के लिए नया मोबाइल और सिम भी दिलवा दी थी और जाहिर है ये नंबर भी इसके पास था। लेकिन अगर जहान इसको फ़ोन करे तो इसको नंबर कहाँ से मिला जैसे सवाल की कोई लॉजिकल वजाहत ना बनती थी। अब्दुर्रहमान से वो बात करना नहीं चाहती थी। जहान इसे कॉल नहीं कर सकता था, फिर कैसे इसकी आवाज़ सुने, कैसे इससे बात करे। मेजर अहमद, हाँ मेजर अहमद तो है जो इससे बात कर सकता है, क्योंकि मेजर अहमद अमूमन हर बात जानता होता है। शायद तब वो इसकी आवाज़ सुन सके।
और ये कोशिश कामयाब रही। कितने दिनों बाद इसने हया की आवाज़ सुनी थी। वो हस्बे मामूल मेजर अहमद से बेजार थी, मगर ये तय था कि वो इस पर एतबार करती थी। तभी वो इससे पूछ रही थी कि ब्लैकमेलर्स को कैसे काबू किया जाता है। इसे कौन ब्लैकमेल कर रहा था? इसका ध्यान हाशिम की तरफ गया। खैर, अगर वो अब्दुर्रहमान पाशा था तो वो हाशिम को कई साल तक जेल से बाहर आने नहीं देगा। फिर इसने अंधेरे में तीर चलाकर इसे बताया कि वो पजल बॉक्स खोल चुकी है। तब वो हंस दिया। इसका लाकर अभी तक खाली था। जब इसने वीडियो रखी ही नहीं तो क्या इंकशाफ। वो तिल मिलाकर फ़ोन रखना चाहती थी, मगर वो इसको मज़ीद सुनना चाहता था। यहाँ तक कि वो सो गई, मगर वो इसकी खामोशी सुनता रहा। इस वक्त वो अपने रेस्टोरेंट के काउंटर पर बैठा रिसेप्शनिस्ट से फ़राइज़ सरंजाम दे रहा था। वो अपने काम निपटा रहा था और दूसरी जानब इसे हया के सांस लेने की आवाज़ हल्की हल्की सुनाई दे रही थी। अभी आधा घंटा गुजरा था कि इसे लगा कि इसके नथने गीले हो रहे हैं। तकलीफ़ की हल्की सी लहर उठी। सर का वहीं दर्द हर चीज़ पे छाने लगा। इसने हाथ से नाक को छूकर देखा। खून। पहली दफ़ा सर दर्द इसकी नक्सीर फूटी थी। बाथरूम में जाकर बेसन के सामने नाक और सर को धोते हुए भी इसने फ़ोन स्पीकर ऑन रखा। वो सो रही थी और वो बेसन पे निडाल सा झुका गहरे गहरे सांस ले रहा था। 3 घंटे और 20 मिनट के बाद कॉल खुद ब खुद कट गई। चूँकि वो इंटरनेट से कनेक्ट कॉल कर रहा था, इसलिए वो घंटे बाद कटने की बजाय काफ़ी देर से कटी। मोबाइल बंद करते हुए बलाखिर इसने फैसला कर लिया कि इसे अपना चेकअप करवा लेना चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ गलत था। अगली सुबह हया ने इसे अपना नंबर भेज दिया। इसने नंबर मिलते ही इसे फ़ोन किया। करने को कोई बात ना थी, बस वो इससे बात करते रहना चाहता था। अगले रोज़ वो सिर्फ इससे मिलने अदालत आया। इसने आयशा से कह दिया था कि जब वो पोर्ट पे आए तो बहारे को साथ ना लाए। आयशा जाहिर नहीं करेगी कि मगर बहारे छोटी बच्ची तो थी, सो आयशा ने ऐसा ही किया। खुली फ़ज़ा में कुर्सियों पर बैठे नाश्ता करते इसने चंद एक बार खरीदने की कोशिश की, मगर हया ने नहीं बताया कि आयशा बहारे से इसकी दोस्ती कैसे हुई और ना ही यह कि इसके ज़ख्म कैसे आए। वो अभी इस पे एतबार नहीं करती थी। अलबत्ता वो दोबारा से इसके फ़ोन के बारे में पूछने लगी थी। गो कि इसने इसे 1-2 बार हिंट दिया था कि वह स्पेशल गिफ्ट था, और स्पेशल से मुराद स्पेशल सर्विसेज ही थी, मगर वो अभी तक बूझ नहीं पाई थी। खुद से यूं ही वो नहीं बताएगा। वो पहले खुद बुझेगी, तब ही वो इसे ढूंढ पाएगी। अलबत्ता तब वो ज़रा सा संभला जब हया ने कहा कि इसका चेहरा अपने बास के जिक्र पे चमकने लगता है। ये इसके इख्तियार में नहीं था। अपना मुल्क, अपनी जब सब बहुत याद आता था, मगर क्या इसकी सेहत इसे मज़ीद नौकरी करने की इजाज़त देगी? यहीं वो उलझ गया था। वहीं इसके साथ बैठे इसको मम्मी और आयशा दोनों के टेक्स्ट मसूल हुए थे। सिर्फ मम्मी के मैसेज का इसने हया को बताया और आयशा का पैगाम पढ़कर वो सिर्फ मुस्कुरा दिया। तुमने ठीक कहा था, इतने सारे लोगों से एक वक्त में इतने सारे झूठ बोलते तुम्हें बिल्कुल अफसोस नहीं होता। अब मुझे यकीन हो चला है कि तुम कभी इंडिया गए ही नहीं थे, तुम इस्तांबुल में ही थे। ये लड़की भी ना। इसने मुस्कुराकर सर झटकते शुक्रिया लिखकर जवाबी पैगाम भेज दिया। इस रोज़ साहिल समंदर पे चलते हुए गैर इरादी तौर पर इसके लबों से रोहेल का जिक्र निकल आया था। रोहेल से 3-3.5 बरस कबल इस वक्त मिला था जब वो एक छोटे से काम के सिलसिले में वहाँ एक तालीमी अदारे में गया था। तब एक तालब इलम ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी और एक गोली इसको भी लग गई थी। क्योंकि वो लीगल काम के सिलसिले में वहाँ गया था, तो वह जल्द अज जल्द मौका से फ़रार हो गया। ख़राब होते ज़ख़म के बायस इसको किसी काबिल एतमाद शख्स के यहाँ पनाह लेनी थी, और चूँकि अमेरिका आने से पहले वह वहाँ मौजूद हर रिश्तेदार का पता खोज कर लाया था, इसलिए वह रहेल के पास चला गया था। ये बात इसने रहेल को सिगा राज में रखने को कही थी, और जवाब में ये बात राज रखेगा कि वह लड़की रहेल के साथ रह रही है। इस डील के बारे में वो हया को तो नहीं बता सकता था, सो बात टाल गया। अब वो पूछती रहे अपने भाई से, क्या साहिल पे हया ने सीप चुनने की बात की थी। इस बात ने इसे इत्मीनान दिलाया कि अब वो काम कर सकता था और वो करना चाहता था। वो आयशा बहारे के साथ सीप चुनने की आदी हो गई थी। आयशा के अक्सर सीप मोती से भरे निकलते थे, जबकि बहारे के अक्सर खाली। जब जहान ने आयशा की सालगिरह पर पिछले बरस एक कीमती अंगूठी बतौर तोहफा दी, तो 2 माह बाद जब अब्दुर्रहमान
पाशा के पासपोर्ट के मुताबिक इसकी सालगिरह आई तो आयशे ने इसे अपने एक सीप से इकट्ठे निकले 3 मोती दिए थे। वो मोती एक नन्ही सी कुदरती खराश लिए हुए थे, यानी कि इनको पहचानना आसान था। इसने आयशे को वो कि इस लड़ाई के बाद बता दिया था कि वो जल्द या बदेर इनको छोड़ देगा, मगर अब जब तक वो यहाँ है इनको खुद को इनसे 2 मासूम लड़कियों से दूर रखना चाहिए। इस तरह की जज्बाती वाबस्तगियाँ मुस्तकबिल में इन दोनों का दिल बुरी तरह से तोड़ सकती थी। छोटा जख्म बड़े जख्म से बहरहाल बेहतर होता है। इसने सोचा वो आयशे को छोटा जख्म दे दे ताकि वो मुस्तकबिल में कभी इससे कोई उम्मीद ना रखे। वो 3 मोती आज अपने साथ लाया था। अलबत्ता इसने किसी और तरह से इनको हया को देने का सोचा था, मगर जब वो सीप खोलने के लिए छुरा लेने दूर बैठे इंटोरिस्ट के पास गई तो जहान ने रुख मोड़कर अपनी जराब के साथ बंदा चाकू निकाला और अपने सीप को आधा काटा और 3 मोती अंदर कुछ इस तरह से डाले कि जब वो हया के सामने सीप काटेगा तो वो यही समझेगी कि मोती अंदर कुदरती तौर पर मौजूद थे। अगर वो ये काम आयशे के साथ करता तो वो भांप लेती। इसको सीपों का तजर्बा था, मगर हया नहीं जान सकती थी। इसको ये मालूम नहीं था कि वो मौके का इंतज़ार करने वालों से नहीं था, वो खुद मौका पैदा करने की पे यकीन रखता था। हया इसके निकलते 3 मोती देखकर बहुत हैरान हुई थी और मुतासर भी। वो खामोश मुस्कुराहट के साथ अपने लिए खामोश सताइश वसूलता गया। कोई इससे मुतासर हो रहा था, इसका क्या जाता था भला। चंद रोज़ बाद की बात है। एक रोज़ एक बहुत ज़रूरी काम आन पड़ा था। इसे अचानक से कुछ बहुत अहम पेपर्स की ज़रूरत पड़ गई थी जो अदालार में इसके कमरे में रखे थे। इसने आयशे को सुबह फ़ोन करके पूछा। वो मदद करने से कासर थी। तुम्हारी ब्रीफकेस तुम्हारी अलमारी में होगा और वो लॉक होगी। चाबी भिजवा दो, मैं निकाल सकती हूँ। इसका अंदाज स्पार्ट था। तुम रहने दो, मैं खुद कुछ कर लूँगा। आयशे के लहजे की खफकी वो समझता था। वो यकीनन हया के पास से इन 3 मोतियों को देखकर बहुत हर्ट हुई होगी, मगर इन दोनों के लिए यही बेहतर था। जो भी था वो समझदार लड़की थी। इसने खामोशी इख्तियार कर ली थी और वो इसका इशारा समझ गई थी। वैसे भी दिलों का सुकून मोहब्बत पा लेने में नहीं, अल्लाह के ज़िक्र में होता है, और वो जानता था कि आयशे को दिल का सुकून हमेशा नसीब रहेगा। इसी शाम आयशे और बहारे को एक जानने वालों के घर फौतगी पे जाना पड़ गया। सो शाम में जब वो अदालार आया तो वो दोनों घर पे नहीं थी। जहान घर के अकबी दरवाजे को खोलकर एक अलग थलग बने जीने से ऊपर अपने कमरे में आ गया। कमरे की एक चाबी आयशे के पास और दूसरी इसके पास होती थी। अंदर आकर इसने दरवाज़ा लॉक कर दिया। फिर वह अपने काम में लग गया। अलमारी ब्रीफकेस निकालकर बेड पर रखा और इसे खोलकर मतलूबा फाइल्स देखने लगा। वो जानता था हया नीचे ही थी, मगर वो भला ऊपर क्यों आएगी। इतना बड़ा घर इसके लिए काफ़ी था। इसे पता ही नहीं लगेगा कि वो इस वक्त ऊपर मौजूद है। यही सोचकर इसने नोटपैड उठाया और फाइल में से कुछ नाम देखकर इस पर लिखने लगा। पहले ही लफ्ज़ पर पेन की रोशनाई ख़त्म हो गई। क्या मुसीबत है। इसने पेन को ज़ोर से झटका तो ब्रीफकेस और फाइल पर स्याही के छोटे छोटे कतरे गिर गए। इसने ताज्जुब से सर झटकते हुए लिखना शुरू किया। वो इन लोगों में से था जो कलम से लिख कर लाहे अमल तरतीब देने पर यकीन रखते थे। लिखे बगैर इसे अपनी सोची गई बात भी बाज़ औक़ात समझ नहीं आती थी। अभी फरसत दरमियान में ही थी कि स्याही फिर से सूखने लगी। इसने दोबारा कलम झटका। मोटी मोटी बूंदें फिर से ब्रीफकेस पर गिरी। इससे कबल कि वो अब्दुर्रहमान पाशा की नफासत पसंदी के कत्ल पर अफसोस करता, कमरे के दरवाजे के लॉक में चाबी घुमाए जाने की आवाज़ आई। लम्हे भर को तो वो वाकई सख्ते में रह गया। आयशे बहारें वापस आ गई या वो हया थी। जो भी था एक एक करके चाबियां लगा रही थी। वो आयशे नहीं हो सकती थी। आयशे को पता था कि दरवाज़ा कौन सी चाबी से खुलता है। अल्लाह अल्लाह। दूसरी चाबी तक इसने अनन फनन ब्रीफकेस बंद किया और अलमारी में डाला। तीसरी चाबी तक वो बाथरूम में जाकर दरवाजे के पीछे खड़ा हो चुका था। चौथी चाबी पे दरवाज़ा खुल गया। वो हया ही थी और वो अंदर कमरे का जायज़ा ले रही थी। इसने बाथरूम के दरवाजे की दरज से देखा। वो अब अलमारियां खोल रही थी। जल्दी में ना वो ब्रीफकेस बंद कर सका था और ना ही अलमारी। सो हया से बलाखिर आखिरी अलमारी खुल गई थी।
और अब वो इसका ब्रीफकेस निकाल कर बेड पर ले आई, जहाँ चंद लम्हे कबल वो बैठा था। असूलन इस जगह को गर्म होना चाहिए था, बल्कि चादर पे शिकने भी पड़ी होनी थी, मगर वो ब्रीफकेस की जानब इतनी मतवज्जा थी सो महसूस न कर सकी। अहमक लड़की। अंदर तो इसके डॉक्यूमेंट्स थे, बर्गर किंग्स की फाइल भी थी। वो ऐसे पकड़े नहीं जाना चाहता था। अगर वो ऐसे पकड़ा गया तो वो कभी इस पे यकीन नहीं करेगी। ओ नहीं, इसका पगर भी अंदर ही था। वो इसका पेज से ही ना खोल ले। इसे शदीद गुस्सा आया, खुद पे और हया पे भी, मगर वो जानता था कि इसे कैसे वहाँ से निकालना है। इसने अपने मोबाइल से पेज को बीप दी। नतीजतन पेज बजने लगा। हस्बे तवक्का हया ने घबरा कर ब्रीफकेस बंद कर दिया और अलमारी में डाला और वाकया घबरा गई थी। सो चंद लम्हों बाद वो कमरे से बाहर गई। दरवाज़ा दोबारा अंदर से लॉक करते हुए इसने दूसरे नंबर से इसे घर फ़ोन किया। 5वीं घंटी पे हया ने भाग कर फ़ोन उठाया। अगर आइंदा आपने मेरे कमरे की तलाशी ली तो अपने पैरों पे घर वापस नहीं जाएंगी। बहुत गुस्से से इसको खरी खरी सुनाते हुए वो यही सोच रहा था कि अब इस लड़की को इस घर से चले जाना चाहिए। हया वहाँ रहकर सेहतयाब हो या वो ये चाहता था, मगर वो इसकी जासूसी करे वो ये हरगिज़ नहीं चाहता था। फिर रात में इसने आयशे से यही बात कही कि अब हया को वहाँ से चले जाना चाहिए। अभी इसकी स्प्रिंग ब्रेक ख़त्म नहीं हुई। 2-4 दिन तो वह ऊपर भी ठहर सकती है, इससे ज़्यादा वो नहीं रोकेगी, और मैं अपनी मेहमान को खुद से जाने के लिए नहीं कहूँगी। मगर ये 4 दिन भी जहान के लिए किसी सज़ा से कम नहीं थे। वो जानता था हया सिर्फ अदलार में 2 वजूहात की बिना पर रुकी हुई है। एक ये कि इस्तांबुल में ज़ख्मों वाला चेहरा लेकर नहीं जाना चाहती थी, और दूसरा तजस्सुस। वो इस शख्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहती थी, जो काफ़ी अरसा से इसे डिस्टर्ब करता रहा था। हाँ ठीक है, इसने हया को बहुत तंग किया था, मगर अब तो वो बेचारा बाज आ चुका था, मगर हया बाज नहीं आई थी। 2 रोज़ कबल की डांट बुलाकर इस दिन हया ने खुद इसे कॉल करके इससे बात की थी। इसे बहारे के लिए इस ज्वेलरी शॉप का पता चाहिए था, जो अब इसने बता देने की बजाय वाउचर भिजवा दिए। कौन सा इसका अपना पैसा था? सब इन्हीं लड़कियों का आने और पाशा बेका ही तो था। सो इसने वही किया जो ठीक लगा। ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि एक दिन बबो कदा फ़ोन करने पे इसे हया का हेलो सुनाई दिया। इसने जल्दी से बिना कुछ बोले पहले वॉइस कन्वर्टर ऑन किया और फिर बात करने लगा, मगर जो बात हया ने आगे से कहीं वो इसे गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी थी। भला आखिर वो जान गई थी कि अब्दुर्रहमान पाशा का एक दूसरा भाई भी था और पाशा बेग का नाम ले रही थी, मगर नाम भी वो जानती थी यकीनन। साथ में वो अखबार में इसके मुतल्लक आर्टिकल लिखने की बात कर रही थी। इससे आगे जहान की बर्दाश्त ख़त्म हो गई थी। यही डर था कि इसे वो ज़िंदगियाँ मैनेज नहीं कर पाएगा, और अब वही हो रहा था। इससे ज़्यादा हया बबो कदा में रहे इसे ग्वारा नहीं था। 2 रोज़ बाद यूँ भी इसे अपने अब्दुर्रहमान पाशा के कवर को एक्टिवेट करना, यानी बबो कदा वापस जाकर वहाँ कुछ दिन रहना था। सो अब इन दोनों को वहाँ नहीं इकट्ठा होना चाहिए था। हया को इसने परसों कहा, लेकिन वो खुद अगली ही सुबह बबो कदा आ गया। आते वक्त इसने हया को मैसेज कर दिया था। इसका इरादा आज एक मुकामी दोस्त से मिलने का था। आरवी, वो मकाम जहाँ 2 जासूस मिलते, इसकी अपनी तय करदा थी, और वो ईसा की पहाड़ी थी। वहाँ इसे अपने साथी को चंद चीज़ें पहुँचानी थी। इसके बाद वो दोपहर में हया से मिलेगा और इसे वापस चलने पर राज़ी करेगा। वैसे भी सलमान मामून 2 दिन बाद इस्तांबुल आना था। अच्छा बहाना था, वो वापस आ जाएगी और वो आराम से बबो कदा में काम कर सकेगा। वैसे भी हालात पहले जैसे जा रहे थे, यूँ लगता था तुर्की में इसका क़याम जल्द ख़त्म होने वाला है। ऐसे में इसे अपनी फ़िक्र नहीं थी, मम्मी, अब्बा और हया की फ़िक्र थी। वो तीनों इसकी फैमिली थे। मम्मी को इन 3 सालों में वो इस्तांबुल छोड़ने पर राज़ी नहीं कर सका था। पाकिस्तान वो नहीं जा सकते थे। इसने बहुत कोशिश की कि वो अब्बा को लेकर जर्मनी चली जाएं, मगर पहले वो नहीं मानती थी। अलबत्ता अब इसके यहाँ काम करने के बाद किसी तरह से ये ख़तरे वाली बात थी कि इसके माँ बाप यहाँ हैं। भला आखिर मम्मी राज़ी हो गई थी कि वो अब्बा के साथ जर्मनी चली जाएंगी, मगर जब तक जहान इधर है वो यहीं रहेगी। वो 15 जून तक यहीं था। 15 जून को एक अहम असाइनमेंट के लिए इसे अनकरा जाना था, और काम कुछ इस किस्म का था
कि पहला शक इसी पे आएगा, इसलिए इसे कुछ अरसा के लिए रुपोश हो जाना था। यहाँ इसने इतने दुश्मन बना लिए थे कि इसके रुपोश हो जाने के कहीं कोई इसको फैमिली को नुकसान न पहुँचाए। इसलिए बेहतर था कि वह जाने से कबल अपने घर वालों को किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दे। मम्मी, हया और अब्बा इसकी पहली तरजीह थे। पाशा बे की फैमिली दूसरे नंबर पर थी। सबको वो यहाँ से भेज देगा, मगर हया का सेमेस्टर 5 जुलाई को ख़त्म होना है और इसे वो 15 जून से पहले कैसे भेजेगा। अपने ऑफिस में बैठे हुए काम शुरू करने से पहले वो इस उलझन में गिरफ्तार था। मसाइल का हल वो अमूमन निकाल लिया करता था, लेकिन यहाँ वो कदरे मसमे में था। सिगरेट सुलगाते हुए साथ में इसने काफ़ी भी मंगवाई थी, और जब तक दीमत काफ़ी नहीं लेकर आई वो यही सोचता रहा कि हया को यहाँ से कैसे भेजे। एक हल तो था बिला वास्ता, यानी जहान इसे कहे कि वो वापस चली जाए, और दूसरा था बिला वास्ता, यानी अब्दुर्रहमान पाशा या मेजर अहमद में से कोई कहे, मगर वो क्यों किसी को मानेगी। जब इसकी सेक्रेटरी दीमत फरदौस काफ़ी लेकर आई तो कुछ सोच कर इसने ये बात दीमत से पूछ ली। किसी गैर मुल्की को तुर्की से वापस भेजना हो तो क्या किया जाए। दीमत एक ईमानदार और मुस्तैद सी वर्कर थी। वह इसको अपने बास की हैसियत से पसंद करती थी, मगर कभी कभी वो बातों के दौरान पाशा बे का जिक्र कर दिया करती थी। आपके छोटे भाई भी बहुत अच्छे थे, ये फिक्रा वो अक्सर दीमत से सुना करता था। तैयब हबीब शनाख्ती कार्ड के एतबार से इसे 2 साल छोटा, देखने में कई साल बड़ा और दर हकीकत हम उम्र ही था। दीमत को पाशा बे की तबीयत की बेतकल्फ़ी पसंद थी। क्यों ना वो खुद, चाहे अब्दुर्रहमान हो या जहान, इसकी तबीयत और मिजाज एक जैसे ही रहते थे। वो अब्दुर्रहमान पाशा के रूप में भी इतना ही संजीदा मिजाज, खामोश तबा था और कदरे तल्ख था जितना वो फितरी तौर पे था। दीमत इसको पसंद करती थी, मगर चूंकि पाशा बे के बरक्स जहान ने हॉट ग्रैंड को गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, इसलिए दीमत इस किस्म के लोगों की होटल आमद से ज़रा उलझी रहती थी। खैर, इसकी सारी दुखती रगें वो जानता था। उसको पता था कि कब किसको और कहाँ दबाना है। दीमत के पास इस मसले का सादा सा हल था जो ना जाने इसके जहन में क्यों नहीं आया। वो कह रही थी कि इस लड़की जिसे तुर्की से बेचना है कि वाहद कशिश अगर इसका शौहर है तो इसे शौहर से बदगुमान कर दिया जाए। इसका शौहर किसी से भी अपनी किसी मुश्तबा अमल का जिक्र कर सकता था, और इस लड़की को सेटअप करके वह गुफ्तगू बज़ाहिर इत्तफाकिया तौर पे सुनवाई जाए तो वह फ़ौरन अपने शौहर से दूर जाने की कोशिश करेगी। दीमत शायद सारी बात किसी और नुक्ता नज़र से कर रही थी, मगर इसका जहन एक ही बात पे अटक कर रह गया था। मासूम सा इत्तेफाक, दुरुस्त टाइमिंग। हाँ, वो हया को जानता था। वह एकदम रद्द अमल कर देने वाली लड़की है, एकदम से बड़े फैसले ले लेने वाली लड़की। जिस चीज़ से वो बचता रहा था कि कहीं पकड़ा ना जाए, अगर वो चीज़ हो भी जाए और वो आज खुद जान जाए कि जहान ही अब्दुर्रहमान है, तो वह कतई तौर पर बेशक इसका एतबार खो देगा, लेकिन बाद में जब वो सारी हकीकत जान लेगी तो बदगुमानी दूर हो जाएगी। 15 जून से चंद दिन कबल ही इसका इम्तहान ख़त्म हो जाने थे। अगर वो ये सब इसके इम्तहान ख़त्म होने के फ़ौरन बाद प्लान कर दे तो वो अपना आखिरी महीना किसी दूसरे मुल्क गुजारना पसंद करेगी, ना कि तुर्की में एक दो चेहरों वाले के साथ। वो फ़ौरन इससे दूर जाने का सोचेगी। वो हमेशा यही करती थी। जब वो एक दफ़ा इस्तकलाल स्ट्रीट में रेस्टोरेंट के डिनर पे गए थे तो वो डिनर जो जिंजर ब्रेड हाउस तोड़ने की माजरत के तौर पर था, तब भी वो गुस्सा में फ़ौरन इसके पास से चली गई थी। वो गुस्से में हमेशा यही करती थी, वो अब भी यही करेगी। भले वो बुरा बन जाए, मगर इसे अपनी बीवी का तहफ़्फ़ुज़ अपनी ज़ात से ज़्यादा अजीज़ था। वो तुर्की में इसे अकेला छोड़कर कभी नहीं जा सकता था। जाने से कबल इसे मसला निपटाना था। दीमत को अपने अंदाज में कुछ मंबा करके वो कुछ देर सोचता रहा कि सेटअप किसके साथ तरतीब देना चाहिए। वो कौन होगा जिसको इसके साथ देकर वो इससे दूर हो जाने का सोचे। तैयब हबीब पाशा, वो बहुत मुतजस्सस थी ना अब्दुर्रहमान पाशा के गुमशुदा भाई के बारे में, तो चलो इस तरह वो इसका तजस्सुस दूर कर देगा। पाशा बे से इसे मिलना ही था। बाकियों की तरह वो इसके लिए भी इंडिया में था, और चूंकि पाशा बे इससे नाराज़ भी बहुत था, इसलिए पहले जहान को अपने और इसके ताल्लुकात दुरुस्त करने थे। वो इससे बहुत खफा ही सही, मगर वो इसको ना नहीं कर सकता था। लालची इंसान कभी अपने अब्दुर्रहमान जैसे भाई को ना नहीं किया करते।
तैयब हबीब पाशा के लिए इस्तांबुल में 2 ही जगह महफूज थी जहां वो अब्दुर्रहमान से मिल सकता था, एक बर्गर किंग और दूसरा होटल ग्रैंड। वो जानता था कि तैयब हबीब इस्तांबुल में ही है, वो चूंकि वो खुद बबूकदा आ चुका था, इसलिए इसने नहायत मुनासिब अंदाज से इसे पैगाम लिखा आया कि वो तैयब होटल ग्रैंड आएगा या वो खुद बर्गर किंग आ जाए। इसे मालूम था कि तैयब हबीब इनकार नहीं करेगा और इसने इनकार नहीं किया। इसे अब्दुर्रहमान की ज़रूरत थी। इसने बर्गर किंग पे कुछ दिन पहले मिलने की हामी भरी। इसका कहना था कि वो अभी इस्तांबुल से बाहर है, वापस आते ही इससे मिलेगा। अब ना मालूम ये सच था या नहीं, बहरहाल इसे अब तैयब हबीब का इंतज़ार करना था। काफ़ी पीकर इसने एक मीटिंग बुला ली। अभी इसने फारुग हुआ ही था कि हया का फ़ोन आने लगा। पता नहीं यह कैसा रिश्ता था जिसका वो इससे जिक्र नहीं करता था, मगर इसका फ़ोन काट भी ना सका। मीटिंग इस वक्त बर्खास्त हो रही थी, सब उठ रहे थे। कॉन्फ्रेंस रूम में शोर सा मचा था जब इसने हया की कॉल वसूल की। हया को इसने सच ही बताया कि वह दोस्त से मिलने आया था। अजलत में बात ख़त्म करते हुए इसने फ़ोन कान से हटाया और बोर्ड मेंबर इनसे एहतमामी अल्फाज बाआवाज़ बुलंद कहते हुए खड़ा हो गया। अपनी चीज़ें उठाते हुए इसे एहसास हुआ कि फ़ोन अभी तक ऑन था। इसने जल्दी से कॉल काटी। वो तुर्क में बात कर रहा था। हया ने कुछ नहीं सुना होगा, यकीनन सोए से परेशानी नहीं हुई। वापस अपने ऑफिस में आकर बैठते इसे ज़्यादा देर नहीं हुई थी जब इसके मोबाइल में ट्रेसर अलर्ट बजने लगा। वो चौंक सा गया। इसका ट्रेसर इसी इलाके के करीब था। क्या हया आसपास थी? वो क्यों इधर आ रही थी? अभी दोस्त से मुलाकात में काफ़ी वक्त था और होटल का काम वो बाद में देख लेगा, पहले इसे अपनी बीवी को हैंडल करना था। लिबास बदल कर जीन्स वाला रफ्सा हुलिया बनाकर सर पे पी कैप ले लिए वो अपने ऑफिस के प्राइवेट लिफ्ट से नीचे आया और आखिरी फ्लोर से पीछे की तरफ से बाहर निकल आया। करीब से इसने बग्गी ली और इसे फूलों की मार्केट का चक्कर लगाने को कहा। जब इसे बलाखिर फूलों के स्टॉल पे वो नज़र आ गई तो वो बग्गी से उतरा और वापस होटल के अकबी पार्किंग एरिया तक आया। एक काम करना वो भूल गया था, वो भले वो इसे देखती रहे, ये काम इसे करना था। इसने अपने गार्ड को अपने वॉलेट में लगी हया की तस्वीर दिखाई। ये लड़की कभी तुम्हें अपने आसपास नज़र आई है? नहीं सर। गार्ड ने नफ़ी में सर हिलाया। ठीक है, अगर ये कभी होटल में दाखिल होने के लिए इस तरफ आए तो इसको अंदर मत जाने देना और फ़ौरन मुझे इत्तला करना। तमाम। ओके ओके। गार्ड ने फ़ौरन ताबियादारी से सर हिलाया। जहान ने वॉलेट वापस अपनी जेब में डाला और पलट आया। अभी इसे अपनी बीवी को रंगे हाथों पकड़ना था जो इसकी जासूसी कर रही थी, फिर इसे अच्छा खासा शर्मिंदा करके ताकि वो दोबारा इसका ताक़ुब करने की कोशिश न करे। वो ईसा की पहाड़ी की तरफ जाते जाते रास्ते पे चल दिया, मगर चूंकि वो पहले इसे कह चुका था कि वो 3 साल बाद इधर आया है, लिहाजा इस बात को निभाने के लिए वो कभी कभी जाहिर कर देता कि इसे रास्ता याद नहीं। त्वक्का के ऐन मुताबिक वो इसकी तरफ से मुतमईन था। वहाँ ईसा की पहाड़ी के सब्ज़ाजार पे बैठे इसने नोट किया था कि हया ने इन 3 मोतियों को पहन रखा था और ये गर्दन वाली चेन तो बहारे की थी, वो पहचानता था। अलबत्ता एक फ़र्क इसने महसूस किया था, वो अमूमन गर्दन के गिर्द दुपट्टा लिया करती थी। अलबत्ता आज इसने शाल कंधों के गिर्द अच्छी तरह लपेट रखी थी। या तो आयशे की कंपनी का असर था या वो इसे हलीमा उस्मान के पास लेकर गई होंगी। जो भी था, इसे ये नामहसूस सी तब्दीली अच्छी लगी थी। अगर ये ना होती तब भी वो इसे इसकी तमाम खूबियों और खामियों समेत कबूल कर चुका था। जब इधर बैठे हया ने इससे कभी जलने का ज़ख्म महसूस करने का पूछा तो लम्हे भर में जेल में बीते वो तारीक दिन और अंधेरी रातें इसके जहन में उमड़ आई, मगर वो बात टाल गया। इसे अपने ज़ख्म दिखाकर हमदर्दी हासिल करने का शौक़ हरगिज़ नहीं था। वो इसे बात करते हुए दूर अलाव के पास बैठे लड़कों के ग्रुप को देख रहा था। इसी में एक लड़का इसका दोस्त था। अभी मुलाकात में वक्त था, मगर वो वहीं इसे पहचान गया था। इस लड़के की उम्र कम थी, शायद 25 बरस। इसके लिए वो एक जूनियर एजेंट ही था, जूनियर मगर बहादुर और ज़हीन। इसको पाकिस्तान जाना था और जहान से कुछ चीज़ें लेकर जाना था। 2 एक काम वो पहले भी साथ कर चुके थे और अपने सीनियर एजेंट की वो लड़का बहुत इज्जत करता था। इसको उमर का असल नाम मालूम ना था और ना कभी अपने मुल्क की बातें करते थे, इजाज़त ही नहीं थी। मगर वहाँ बैठे हया से इसकी रिपोर्ट का पूछते हुए भी वो उमर की मौजूदगी से ही बहुत अच्छा महसूस कर रहा था।
अपने मुल्क की तो हवा भी अच्छी लगती है, ये तो फिर भी हम वतन हम पेशा था। मैं अब्दुर्रहमान पाशा के गुमशुदा भाई पर रिपोर्ट लिख रही हूँ। किसी और ध्यान में इसने हया की बात सुनी और अगले ही लम्हे वो सीधा हो बैठा। वो क्या कह रही थी? जब जब फ़ोन पे हया ने कहा था कि वो कुछ लिख रही है तो वो इसे जून ही खाली खोबी सी धौंस समझता था, मगर अब जो कुछ बता रही थी इसने लम्हे बार को जहान का सांस ही रोक दिया था। बात रिपोर्ट की नहीं थी, इसकी रिपोर्ट ना कभी लिखी जानी थी ना किसी ने शाया करनी थी। बात ये थी कि इसको ये सारी बातें कौन बता रहा था। अगर आयशा ने बताया तो फिर यह खतरे की अलामत थी कि अब्दुर्रहमान के घर से बातें बाहर निकल रही थी। पाशा बे नई जिंदगी शुरू करने जा रहा था। ज़ाती इख्तलाफ एक तरफ, वो इनका एजेंट था और इनकी हिफाजत को यकीनी बनाना इनका फ़र्ज़। अब इसके घर से इसकी बीवी की तरफ से कोई ऐसी बात बाहर निकले जो पाशा बे को नुकसान पहुंचाए, ये इसको मुस्तरब कर देने के लिए काफ़ी था। हया और आयशा फिर ये बातें और लोगों से भी कहती होंगी, एक सिर्फ जहान तो जिक्र नहीं किया होगा ना। दुनिया वैसे तो छोटी थी, मगर बबू का अदा तो बहुत छोटा था। बहुत मुश्किल से इसने बात का रुख फेरा, चूँकि वो हया ऐसी बात की तवक्को नहीं कर रहा था, इसलिए वो खुद भी ज़रा सा परेशान हो गया था। वो इसके साथ पहाड़ी के नीचे तक आया और फिर वो सामान लेने चली गई तो वो वापस ऊपर आया, उमर से मिला, अमानत पहुंचाई और वापस बंदरगाह पे आ गया। कल वो दोबारा बबोकदा आएगा और फिर आयशे से निपटेगा, मगर आज इससे वो वीडियो लाकर में रख देनी चाहिए। हो सकता है वो पजल बॉक्स खोल चुकी हो और अब जब तक वो इस्तांबुल जा रही है तो वो जल्द या बदेर लाकर ढूंढ ही निकालेगी। अगले रोज़ वो बबोकदा आ गया। वो होटल में था जब आयशे ने इसे मैसेज किया कि हया कल चली गई थी और वो घर आ सकता है। आयशा जानती थी कि वह इसी के साथ गई है, मगर इसे इतला देने का मकसद इसे घर बुलाना था। आने भी गुज़िश्ता रात आ गई थी। वो ज़्यादा देर तक इसको अदलार से दूर नहीं रख सकता था। सो अच्छा हुआ हया इनके आने से कबल ही जा चुकी थी। आयशा को इसने घर में दाखिल होते ही सलाम भी नहीं किया, ना ही इसकी मुखातब करने पर ठीक से बात की। आयशा को मोतियों वाली बात मालूम हो चुकी थी और इसने यही क्यास किया कि अब्दुर्रहमान इससे इसी थप्पड़ का अभी तक खफा है। तभी सिवाय इस रात के इसने आयशा से ठीक से बात नहीं की थी। वो फिर से माजरत करने आई थी, मगर जहान के हया को पाशा बे के नाम मुतल्लक बताने पे झिड़कने पे वो खफा होकर वापस चली गई। वो स्टडी से मतलूबा अशिया लेकर पलटने लगा था कि इसकी नज़र मेज़ पे रखे पजल बॉक्स पे पड़ी। वो एकदम ठहर गया, फिर बॉक्स उठाकर देखा। जली हुई अतराफ, उभरी हुई सतूर, 6 चौकटे उलट पलट कर देखने से ही वो जान गया था कि ये वही पजल बॉक्स है। जब इसने आयशा से बॉक्स मंगवाया था तो इसकी शक्ल ये ना थी और इसका कोड आयशा पे सेट था। चूँकि वो अंग्रेज़ी हरूफ तहजी पे बनाया गया था, इसलिए आयशा के नाम के हिजे अंग्रेज़ी के हिसाब से थे, वरना मार्क में इसका आयशा गुल लिखा जाता था। इसमें अंग्रेज़ी सिर्फ एस के नाम से नन्ही सी लकीर होती थी। तुर्क अगर आम एस लिखते तो इसे सीन की आवाज़ में पढ़ते, लेकिन अगर एस तले लकीर होती तो इसे शीन की तरह पढ़ा जाता। बाद में जहां ने इसको खोल लेने के बाद इसका कोड टाक्सम सेट कर दिया था। वहीं स्टडी में खड़े खड़े इसने कोड को ऊपर नीचे किया। टाक्सम पे बॉक्स खुल गया। अंदर इसके लॉकर की स्लिप, चाबी और कागज़ वैसे ही पड़े थे। इसने फिर से बॉक्स बंद कर दिया, स्लाइड्स आगे पीछे की और वहीं खड़े खड़े सोचना चाहा कि इस लापरवाही की वो अपनी बीवी को क्या सज़ा दे। हद हो गई। जो चीज़ इसने बहुत एहतियात से इस तक पहुंचाई थी, इसको यूं इधर उधर बोल कर चली गई थी। इसे बहुत गुस्सा आया, मगर दबा गया। अब वो क्या करे कि बॉक्स यहीं पड़े रहने दे, मगर ऐसी सूरत में ये बॉक्स मुलाजमा या आयशा के हाथ लग सकता था और आयशा से वो वैसे ही ज़रा मुख्तात रहता था। तो फिर क्या करे? आयशा को दे दे कि इसे बाहिफाजत हया तक पहुंचा दे। जो भी था, आयशा एक अमानतदार लड़की थी, अमानत को खोलकर नहीं देखेगी। मगर नहीं, हाशिम ने बॉक्स बनवाते वक्त यही कहा था कि अब्दुर्रहमान को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। फिर अब्दुर्रहमान, जो कि इस काम में मुलव्वस ही नहीं था, वो बॉक्स क्यों हया तक पहुंचाएगा? इसकी कवर स्टोरी में जो ला रहा था। वो कुछ देर वहीं खड़ा सोचता रहा। फिर एकदम इसे ख्याल आया, बहारे गुल। वो किसी से राज रख सकती थी सिवाय अपनी बहन के। वो अपना सारा खाया पिया अपनी बहन को ज़रूर बताती है।